अब जब सर हम IS-16 की बात करते हैं तो सर याद रखिए, जिसका पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एग्रीमेंट, ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट से रिलेट करता है। इनटेंजिबल के लिए सर फिर क्या करेंगे, IS-38 पढ़ेंगे इंशाल्लाह F3 के अंदर डिटेल में। तो यहाँ पर आप F3 के अंदर दोनों तरह के एसेट्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब जब हम IAS-16 को स्टार्ट करते हैं तो मैं हल्का सा थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको। हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन से जब FA2 में, तो वहीं पर मैंने डेप्रिसिएशन का मतलब समझाया था कि सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट की कॉस्ट को जब हम उसकी लाइफ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे 10 लाख रुपए का एसेट है और 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो 1 लाख रुपए जो आंसर आ रहा है वो आपकी डेप्रिसिएशन है, जिसकी डेफिनेशन कुछ यूं थी कि एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर लाइफ ऑफ द एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। ये डेफिनेशन थी, सिंपल, ये FA2 में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद फिर हमने दो बड़े मेथड्स पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके थ्रू हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना सीखा था। फिर डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री पास की थी हमने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ के आए। आज सर F3 में हम क्या करने जा रहे हैं, आइए हम उस तरफ बढ़ते हैं। और आज हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी भी नॉन करंट एसेट को खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसको पहले तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा, और क्या हम उसे हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे या हम उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके सामने हेडिंग आ रही है रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। ये आपके F3 का पहला पार्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब याद रखिए कि रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, इसका मतलब क्या होता है। देखो नॉन करंट एसेट तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है पहले इसको समझेंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट को खरीदते हैं तो वो इनिशियली हमेशा अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। जैसे आज अगर मैं जाके मार्केट से एक मशीन परचेज करता हूँ, एक्वायर करता हूँ, लेट सपोज 2.5 मिलियन की मैंने एक मशीन एक्वायर की, तो मुझे इनिशियली जो उसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है मैं उसी पे उसको एसेट को रिकॉर्ड करूंगा, एंट्री पास करूंगा, मशीनरी 2.5 मिलियन से डेबिट और कैश क्रेडिट 2.5 मिलियन से। अब हुआ ये कि इस मशीनरी को मैं यूज करता रहा तकरीबन कोई 5 साल गुजर गए और मेरे एसेट की कॉस्ट आप जानते हैं तब्दील नहीं होती। या आपने FA2 तक पढ़ा है, लेकिन आज F3 में आप क्या नया पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप अपने एसेट की वैल्यू को तब्दील करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो आप यहां सीखने जा रहे हैं। तो सर आपने एक एसेट खरीदा, 2.5 मिलियन पे उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, और अब आप उसे 5 सालों तो यूज कर चुके हैं और एसेट अभी तक अपनी कॉस्ट शो कर रहा है 2.5 मिलियन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो याद रखिए आप यूज कर रहे हैं हिस्टोरिक कॉस्ट मॉडल। क्या यूज कर रहे हैं आप, यस, हिस्टोरिक कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या होता है कि एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट, जितने भी आपने उसको रिकॉर्ड किया था, जितने भी आपने उसको खरीदा था, उस पे ही आज तक रिकॉर्डेड है। हम कहेंगे सर हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट मॉडल। तो याद रखिए इनिशियली हमेशा एसेट अपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, सब्सिक्वेंटली फिर हमारे पास दो ऑप्शन खुल जाते हैं जो आपके सामने हैं, स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहे हैं सर, एक हिस्टोरिक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल। एक हिस्टोरिक कॉस्ट मॉडल और एक फेयर वैल्यू मॉडल। अब सब्सिक्वेंटली आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो कॉस्ट मॉडल को कैरी ऑन करें, वही 2.5 मिलियन पे रखें, उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें, उसी से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, कॉस्ट से माइनस करें, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, आप कैरी ऑन करें, ऐसे यूज करते रहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि यार मेरे एसेट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो जैसे आप इस काम को करने जाते हैं तो सर इस चीज को हम कह रहे होते हैं रीवैल्यूएशन, कि अब आप अपने एसेट को दोबारा से रीवैल्यू कर रहे हैं। इसी चीज को हमने सीखना है कि अगर आप ऐसा करना चाहें, आप अपने कॉस्ट मॉडल से हट के रीवैल्यूएशन मॉडल पे आना चाहें, तो आप कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं, यही चीज हम यहां पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है सर, ये तमाम चीजें कहां डील हो रही हैं, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। अब देखें स्टैंडर्ड्स के नाम इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके बाद आपने पढ़ना होता है F7, तो वहां पर भी ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही होती है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। सर पहली बात हमने समझ ली कि एसेट इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा,
फिर सब्सिक्वेंटली हमारी मर्जी है कि उसको हम हिस्टोरिक कॉस्ट भी रखें या उसको हम किस पे ले जाएं, फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो आपके सामने है हिस्टोरिक कॉस्ट मॉडल का मतलब रिकॉर्ड फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट एट देयर ओरिजिनल हिस्टोरिक कॉस्ट। और जब हम फेयर वैल्यू की बात करते हैं तो रीवैल्यू एसेट, जिसको मैंने रीवैल्यूएशन कहा कि जैसे हम कॉस्ट मॉडल से हटके फेयर वैल्यू की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब अपने एसेट को क्या करने जा रहे हैं, रीवैल्यू करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। फेयर वैल्यू रीवैल्यू एसेट एट एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू दी मार्केट फेयर वैल्यू। ओके, मार्केट में उस एसेट की जो वैल्यू ट्रेड हो रही है उसके हिसाब से आप अपने एसेट को एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर रहे होते हैं। सर ये दो मॉडल्स हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर आप कॉस्ट मॉडल में, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेट्स सपोज एक एसेट आपने 5 मिलियन का खरीदा और आज तक वो डेप्रीशिएट हो चुका है 1 मिलियन से, तो नेट बुक वैल्यू आ रही होगी 4 मिलियन। सिंपल, ये आप सीख चुके हैं, FA2 से आपने किया डेप्रिसिएशन पे काम, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। लेकिन अब अगर आप स्विच करते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ, तो अब कैसे हम अपने जो है वो अकाउंटिंग करेंगे, कैसे हम इस नॉन करंट एसेट को रीवैल्यू करेंगे, अब सर हम इसको सीखने जा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको रीवैल्यूएशन कैसे एसेट की होती है इसको हम देखेंगे। थैंक यू। चलें स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रीवैल्यूएशन करने के तरीके को समझते हैं। आइए, सबसे पहले याद रखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। सर क्या इनको भी जहन में रखना जरूरी है? यस, इसीलिए कि डेप्रिशिएबल एसेट को रीवैल्यू करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स को रीवैल्यू करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो नॉर्मली डेप्रिशिएट होते हैं, जिनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मौजूद होता है। जबकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, जैसे कि लैंड, ज़मीन, आप लैंड को कभी भी डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। अक्सर स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसेट डेप्रिशिएट हो सकता है और ये एसेट डेप्रिशिएट नहीं हो सकता? तो याद रखिए, इसका मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, लेकिन लॉजिक उसकी पता नहीं होती। डिफरेंट आंसर देते हैं लोग कि चूंकि उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और ये ब्ला ब्ला, डिफरेंट आंसर आपको मिलते हैं मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको लॉजिकल और ऑथेंटिक आंसर याद रखिए। देखिए, आप डेप्रिसिएशन जब करते हैं तो आप उसकी क्या फॉर्मूला पुट करते हैं? सर आप उसका फॉर्मूला पुट करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का। क्या सर? कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक ज़मीन है मेरे पास 10 लाख रुपए की, कॉस्ट तो मुझे पता है उसकी, लेकिन सर ज़मीन की कोई लाइफ डिफाइन नहीं होती। इसीलिए याद रखें, चूंकि ज़मीन की कोई लाइफ डिफाइन नहीं होती, इसीलिए सर याद रखें कि एसेट जो है लैंड वो डेप्रिशिएट नहीं होता। कुछ एंटीक एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट डिफाइन नहीं हो रही होती, तो याद रखें वो भी डेप्रिशिएट नहीं हो रहे होते। तो सर अगर कोई एसेट जिसकी लाइफ या उसकी कॉस्ट अनडिफाइनेबल है, तो सर याद रखें उसको आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो हम इजी कर रहे हैं सर, डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद होगा और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड मौजूद नहीं होगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे एसेट्स की रीवैल्यूएशन जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है, यानी कि उनका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर जो फिगर्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, पहली एक चीज़ क्लियर कर दो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल लाइफ के हिसाब से परफेक्टली डेप्रिशिएट हो रहे हो। ये कुछ अज्यूम फिगर्स हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मत लग जाइएगा कि सर इतने सालों की तो इतनी डेप्रिसिएशन बन रही है, आपने इतनी लिखी हुई है। तो सर इसको, मेरा मकसद यहाँ पर डेप्रिसिएशन सिखाना नहीं है, सही डेप्रिसिएशन सिखाना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर रीवैल्यूएशन आपको सिखाना है कि कैसे एसेट को रीवैल्यू किया जाता है। अब सबसे पहले याद रखिए, देखिए रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, सॉरी। अब सर हम कौन से तरीके को अडॉप्ट करेंगे? हम एक सिंपल तरीके को अडॉप्ट करेंगे जो आपको मैं 2 से 3 स्टेप में सिखा दूंगा और आपने हमेशा उनको अपने जहन में रखना है और आगे आप फर्दर जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें आप इजीली
उन स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं और परफेक्टली आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अब याद रखें रिवैल्यूएशन के बहुत सारे केसेस होंगे, तो मैं सारे केसेस को यहाँ पर वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम उसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, कैप्लान गिट के वगैरह सवाल देख रहे होंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट को हम पक्का कर रहे होंगे।